aspirants, almost we have completed 50% of the function for JEE. We are done with them. हमने बहुत कुछ सीखा. We have learned lot of questions, lot of tricks to do those things. So now rest of the 50% is left behind. उसमें बहुत आसान, उसमें जो इंपॉर्टेंट दो एक टॉपिक हैं, जैसे उसमें एक इन्वर्स है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इन्वर्स ऑफ फंक्शन, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है. कॉम्पोजिट फंक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर एफ ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या हो जाता है. और उसके बाद थोड़ी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें, थोड़ी थ्योरी हैं, उसको भी हम देखेंगे. और बस इसके बाद थोड़ी मोरे जैसे बताया थ्योरी है, तो सेट्स का चैप्टर आ जाता है बीच में, जिसमें हम सेट पूरा पढ़ते हैं. ठीक है, तो वो हो गया. बाकी अदर देन दैट वी हैव कंप्लीटेड 50% एंड वी हैव डन लॉट ऑफ गुड क्वेश्चंस एज वेल. ओके, सो टुडे विल स्टार्ट विद अनदर टॉपिक एंड देन विल ट्राई टू फिनिश देम. ओके, चलो लेट्स बिगिन. देखो, हम शुरू कर रहे हैं किससे? इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन से. इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन का मतलब क्या होता है? जिसका सेम रेंज, जिसका सेम डोमेन और सेम वैल्यू ऑफ एक्स के लिए सेम वाई, मतलब कि सेम ग्राफ बने. अगर कोई दो फंक्शन है उसका सेम ग्राफ बन जाए तो हम क्या बोलेंगे कि दोनों इक्वल फंक्शन है. ठीक है, जिसका सेम रेंज हो, राइटिंग इट डाउन, कि सेम रेंज हो, सेम डोमेन हो और उसका ग्राफ सेम बने, उसी को हम क्या बोलते हैं? इक्वल फंक्शन. ठीक है, मैं लिख देता हूँ. ठीक है, तो ये इसका बेसिक थ्योरी पार्ट हो गया. पर थ्योरी पार्ट से तो काम चलेगा नहीं. हमने क्या करना है? हमने सीखना है what are the mathematical methods that we can use to find if given two functions are equal or identical or not. Okay, so we'll learn the method. जैसे आपको अभी लग रहा होगा कि लंबा चौड़ा होगा, we'll have to find domain and then we'll have to find range and then we'll have to see if the graphs are similar or not. ठीक है, these are the things that can be done, but in exam you would not have that much of time that you go through all these steps. ये CBSE के लिए अच्छी बात है, अब CBSE करो तो अगर मुझे मेथड निकालना हो तो मैं क्या करूँगा? इसका बहुत सिंपल मेथड है कि अगर कोई दो फंक्शन है, मान लो, जिसका डोमेन सेम है, तो क्या होगा? वो कन्वर्टेबल होगा, कन्वर्ट हो सकता है एक दूसरे में. हम दो फंक्शन लेंगे और हम कोशिश करते हैं, हम फिर एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर हम इसको देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं. ये होगा अगर डोमेन सेम है. ठीक है, इसका मतलब है कि वो मैथमेटिकली कन्वर्टेबल होगा. अभी मैथमेटिकली कन्वर्टेबल का क्या मतलब है? मैं एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ आपको. ठीक है, लेट्स से हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स है एंड जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाय एक्स है. ध्यान से देखो, क्या ये फंक्शन आइडेंटिकल है? क्या हम बोल सकते हैं इनको आइडेंटिकल? सोच के देखो. बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि आपके मन में आएगा कि अब एक्स को कट कर दें, यहाँ पे एक्स को कट कर दें, बोले एक्स है जी, देखो एफ एक्स को जी एक्स है. नहीं, ये गलत होगा, ये बिल्कुल गलत होगा. क्योंकि जो हमने चेक करना है ना, जब भी हमने इक्वलिटी चेक करना है, आइडेंटिकल चेक करना है, तो हमने ओरिजिनल फंक्शन चेक करना है. ठीक है, तो हम ऐसे नहीं करेंगे कि हम कैंसिल वगैरह कर देंगे. तो हमने जब भी डोमेन चेक करना है, इन द ओरिजिनल फंक्शन में हम चेक करते हैं. ठीक है, नहीं कि हम उसको ऑल्टर करते हैं. अगर उसको ऑल्टर मैनिपुलेट करेंगे तो आपको गलत आएगा. तो ये गलत मेथड है. ठीक है, ये गलत है, इसको हम ऐसे नहीं करेंगे फिर. ठीक है, तो इसको विल जस्ट रिमूव इट. हाँ, सो दिस वुड बी एक्स स्क्वायर बाय एक्स. अब देखो दोनों का डोमेन क्या है. हम लोगों ने क्या बोला कि अगर दोनों का डोमेन सेम रहेगा ना, तो हमें समझ में आ जाना चाहिए कि दीज टू आर इक्वल फंक्शंस. इस केस में क्या डोमेन है? इस केस में x बिलोंग्स टू r. देखो, बट इस केस में क्या है? इसमें x बिलोंग्स टू r माइनस जीरो नहीं हो सकता. तो दोनों को डोमेन सेम नहीं है, तो वी कैन वेरी इजीली से दैट बोथ दिस फंक्शन आर नॉट आइडेंटिकल नहीं है. ठीक है, चलो सेकंड एग्जांपल लेते हैं. एफ ऑफ एक्स है सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स है. जी ऑफ एक्स है 1 है. क्या दोनों फंक्शन आइडेंटिकल हैं? सोचो, देखो, चलो देखते हैं. अगर हम जी एक्स की बात करें, एफ एक्स की, चलो पहले हम एफ ऑफ एक्स की डोमेन निकालते हैं. इसका क्या हो जाएगा? इसका डोमेन तो अब सबको रटा हुआ होना चाहिए, +1 π/2. इसका क्या डोमेन होगा?
x कैन टेक एनीथिंग, x बिलोंग्स टू R, तो क्या हो जाएगा, डोमेन नॉट सेम. सिंस डोमेन इज नॉट सेम तो वी विल से द फंक्शन इज नॉट आइडेंटिकल. बहुत आराम से, बस हमने डोमेन निकाल के देखना है कि डोमेन सिमिलर है या नहीं है. चलो एक और देख लेते हैं. 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लाइट चली गई. ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ ये रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स को ले लेते हैं यहाँ पे रूट ऑफ 1 प्लस एक्स. क्या ये दोनों फंक्शन आइडेंटिकल हैं? देखो सॉल्व करो. देखो अगर हम एफ ऑफ एक्स की बात करें, इसका डोमेन निकालना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है. 1 माइनस एक्स स्क्वायर हैज़ टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. और कितना हो गया, एक्स स्क्वायर जो है लेस देन इक्वल टू 1 है. और कितना हो गया, -1 से 1 हो गया. जी एक्स की तरफ चलते हैं तो इसमें भी सेम कंडीशन तो सेम ही है. 1 माइनस एक्स और यूनियन 1 प्लस एक्स हैज़ टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. देखो है ना, इसमें क्या हो गया, -1 हो गया. ये इंटरसेक्शन है, दिस इज इंटरसेक्शन, तो थोड़ा साफ सुथरा बना लेते हैं. इंटरसेक्शन, ठीक है. इसमें भी देखो क्या है, देखो x हैज़ टू बी, x इज लेस देन 1 एंड x इज ग्रेटर देन -1. देखो x इज लेस देन 1, x इज ग्रेटर देन -1, तो यहाँ पे क्या आ गया, देखो डोमेन सेम, सो क्या बोलेंगे, आइडेंटिकल. चलो नेक्स्ट और कोई एग्जाम्पल ट्राई करते हैं. 1 बाय 1 प्लस एक्स जी एक्स इक्वल्स टू एक्स बाय एक्स प्लस 1. देख लो डोमेन क्लियर क्या हो सकता है. इस केस में देखो क्या है, इस केस में डोमेन तो सब कुछ होगा, दो चीज़ें नहीं होगी. एक x की वैल्यू 0 नहीं होगा और x का वैल्यू -1 नहीं होगा. देखो अगर -1 हो गया तो -1 बाय 1 इज वॉट, -1, 1 -1 इज 0, तो ये नहीं होगा. अगर हम जी की बात करें तो जी में देखो क्या क्या नहीं होगा, x तो सब कुछ लेगा सिवाय सिर्फ -1 नहीं लेगा, 0 ले सकते हैं यहाँ पे. तो अगेन डोमेन नॉट सेम, तो नॉट आइडेंटिकल. ठीक है, तो आइडेंटिकल और नॉन आइडेंटिकल के लिए एक बहुत बेसिक प्रीरिक्विजिट क्या है कि आपका डोमेन सेम होना चाहिए. अगर डोमेन सेम हो गया तो आपका काम हो गया, डोमेन सेम नहीं हुआ तो ये फंक्शन आइडेंटिकल नहीं है. ठीक है, चलो एक दो मैं आपको दे रहा हूँ, प्लीज़ ट्राई करो इसको. अब आपको अगर समझ में आ गया तो जस्ट पॉज एंड देन ट्राई इट ऑन योर ओन. 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 है और जी जो है वो cos x है. दूसरा f ऑफ x जो है वो साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x. g ऑफ x जो है वो सिग्नम 1 प्लस एक्स स्क्वायर है. f ऑफ x को हम log और g ऑफ x को हम 1 बाय, ये सब कुछ हो जाना चाहिए. इट्स वेरी इजी नाउ. अगर नहीं होगा तो जस्ट लेट मी नो. एक्स स्क्वायर -1, जी ऑफ एक्स जो है वो रूट अंडर एक्स -1 रूट अंडर एक्स प्लस 1. ठीक है, और आखिरी है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लॉग एक्स बेस ई एंड जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 बाय लॉग ई बेस एक्स. ठीक है, आपने देखना है एक ही चीज़ कि इनमें कौन कौन से फंक्शन आइडेंटिकल है, कौन कौन से फंक्शन आइडेंटिकल नहीं है. बस इतना ही देखना है. ठीक है, तो आप प्लीज़ इसको ट्राई करो, कोशिश करो बनाने की. और अगर नहीं बनता है तो प्लीज़ बताना. मैं जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो मैं इसमें इसका सोल्यूशन भी डालूंगा और इसमें इसके मेथड भी बताऊंगा कि कैसे बना. ठीक है, चलो अभी हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं.
अभी तक जो भी हमने पढ़ा ना, हमने एनसीआर एनपीआर ज़रूर पढ़ा था, बट वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं था। तो हम देखेंगे कि अगर हमें कभी कुछ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बेस्ड प्रॉब्लम आ जाए तो हम क्या करेंगे, हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको। ठीक है, देखो बहुत आसान है। लेट एफ डिफाइंड फ्रॉम ए हो गया आपका डोमेन और ये हो गया कोडोमेन। तो देखो फंक्शन में हम लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ रखा है पहले, फंक्शन के जो हमने पहले क्लास किया था इंट्रोडक्शन क्लास में। तो मान लो कुछ एलिमेंट्स इसमें हैं, कुछ एलिमेंट्स इसमें हैं। तो मान लेते हैं पहली चीज़ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन, ठीक है, जो डोमेन है, डोमेन मतलब सेट ए, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स डी है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन वो सी है। ये सेट ए हो गया, ये आपका सेट बी आ गया। अगर ऐसा कुछ है, अगर हमारा जो फंक्शन है डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, और हमें कुछ इस तरह बताया गया है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन डी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन सी है, तो सबसे पहले हमने देखना है कि व्हाट कैन बी आस्क्ड। अकॉर्डिंगली हम पढ़ेंगे कि व्हाट ऑल कैन बी आस्क्ड, आपसे जेई क्या क्या पूछ सकता है ऐसे सिचुएशन देके। सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट कैन बी आस्क्ड। फर्स्ट, व्हाट इज टोटल फंक्शन, ठीक है। सेकेंड, पहले हम लिख लेते हैं कि व्हाट ऑल कैन बी आस्क्ड एंड देन विल सॉल्व वन बाय वन। वन ऑन वन फंक्शन पूछ सकता है, और क्या पूछ सकता है, ऑन टू फंक्शन, कौन इनमें ऑन टू है, कितने हैं आपके, वन वन ऑन टू कितने होंगे वो पूछा जा सकता है, कितने हो गए, 4 5। मैनी वन पूछ सकते हैं, बताओ टोटल फंक्शन में से मैनी वन कितने हैं। इनटू फंक्शन पूछा जा सकता है, मैनी वन ऑन टू पूछा जा सकता है, वन वन इनटू पूछा जा सकता है, मैनी वन इनटू पूछा जा सकता है। देखो इसके अलावा और कुछ पूछा जा सकता है क्या, मेरे ख्याल से इतने ही कुछ पूछ सकते हैं वो। आपको दो सेट दे सकते हैं, सेट ए एंड बी, या आपको डोमेन दिया जा सकता है और आपको बोलेगा कि आप बताओ कि इनमें से कितने मैनी वन है या कितने वन वन है, टोटल फंक्शन कितने हैं, या वन वन ऑन टू कितने हैं इसमें, ये सब चीज़ पूछा जा सकता है। ऑन टू फंक्शन कितने हैं, इन टू कितने, ये सारे। तो एक एक करके सबको देखते हैं कि कैसे निकलेगा। देखो यहाँ से शुरू करते हैं, पॉइंट नंबर 5 से शुरू करेंगे, ठीक है, ऊपर बाद में जाएंगे, पहले 5 से शुरू करते हैं फिर धीरे धीरे जाएंगे। देखो मैनी वन फंक्शन, तो मैनी वन फंक्शन का क्या है, यहाँ से शुरू है। मैनी वन फंक्शन का क्या है कि जितने टोटल फंक्शन होंगे, टोटल फंक्शन, उसमें से आप माइनस कर देंगे माइनस वन वन फंक्शन। देखो जितने फंक्शन होंगे वन वन निकल गए तो बाकी क्या बचे, मैनी वन ही बचेंगे। देखते चलो, है ना। देखो क्या होता है, कोई भी फंक्शन क्या होता है, या तो वो इनटू होता है या ऑन टू होता है, या वन वन होता है या मैनी वन होता है, उन्हीं को मिक्स करके हम चारों कैटेगरी करते हैं। तो मैनी वन का क्या है कि टोटल फंक्शन में से आपने वन वन निकाल दिया, तो अब जो बचेगा वो मैनी वन बचेगा, ठीक है। आगे नीचे इसके कैटेगराइजेशन, फर्दर कैटेगराइजेशन पूछ सकता है, तो उस पर हम आते हैं। फिलहाल मैनी वन से शुरू किए कि टोटल फंक्शन में से आपने वन वन निकाल दिया तो मैनी वन बच गया। अच्छा, तो फिर इनटू क्या होगा, तो टोटल फंक्शन में से आप ऑन टू फंक्शन निकाल दो। अरे फिर से वही बात, क्या होगा, या तो वन वन ऑन टू होगा, या तो ऑन टू होगा कोई फंक्शन, या तो कोई इनटू होगा फंक्शन, यही होगा ना। या तो कोई फंक्शन इनटू होगा या कोई फंक्शन ऑन टू होगा। तो टोटल में से आपने क्या किया, टोटल फंक्शन में से आपने ऑन टू हटा दिया, ऑन टू हटाते ही आपके क्या बच गया, इनटू बच गया, ठीक है। अब देखो फर्दर नीचे क्या रहा है, मैनी वन ऑन टू, ये मैनी वन ऑन टू है। मैनी वन ऑन टू मतलब क्या है, देखो हमने कैटेगराइजेशन पढ़ा था पहले दूसरे क्लास में, फंक्शन वन में शायद पढ़ा था। तो उसमें आप जाके देखो, हमने आखिर में सारा समेशन करके 4 ही फंक्शन हमारे पास बचे थे, ठीक है। तो फंक्शन क्या होता है, या तो वन वन ऑन टू होता है या मैनी वन ऑन टू होता है। हमने क्या निकालना है, मैनी वन ऑन टू। तो हम क्या करेंगे, ऑन टू में से हमने ऑन टू फंक्शन निकालना है,
जितने भी ऑन टू फंक्शन है, तो कितने ऑन टू फंक्शन हो सकते हैं? या तो मेनी वन ऑन टू फंक्शन हो सकते हैं या वन वन ऑन टू फंक्शन हो सकते हैं। ऑन टू फंक्शन में ही निकालना है। तो हम क्या करें, ऑन टू फंक्शन हमने सारा निकाल लिया। जैसे कह लो कि अब फल है, देयर इज अ ग्रुप ऑफ फ्रूट्स, उसमें से आपने क्या करना है, उसमें से आपने लेट्स से यू नीड टू फाइंड मैंगोज दैट आर नॉट स्वीट। तो अब क्या करेंगे, उसमें बहुत सारे फ्रूट है, लेट्स से एप्पल है, बनाना है, गुआवा है, मैंगोज है, सब कुछ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि आपको निकालना ही कि पके आम कौन से नहीं है। तो आपने क्या किया, आपने सारे मैंगोज लिया पहले, उसमें से आपने क्या किया, यू विल filter all those that are not sweet if you need to find sweet ones. If you need to find mangoes that are not sweet, you will find what, you will filter all those that are sweet. एग्जैक्टली उसी तरह हमने ऑन टू फंक्शन में से हमने क्या करना है, ऑन टू फंक्शन में निकाल लिया। अब इसी में से या तो मेनी वन होगा या वन वन होगा। तो ऑन टू में से हमने क्या किया, माइनस कर दिया, किसको, वन वन ऑन टू। देखो अब उसी का ठीक है, वन वन इंटू, ये तो बहुत आसान है, वन वन इंटू, अगेन सारे फंक्शंस क्या होंगे, वन वन होने चाहिए। फंक्शन या तो वन वन होगा या मेनी वन होगा। मेनी वन की बात ऊपर हो गई है, अब किसकी बात हो रही है, वन वन की। वन वन इंटू निकालना है हमने। तो हमने क्या करना है, आपने जितने भी वन वन फंक्शन हैं सब में से आप क्या करो, वन वन ऑन टू निकाल दो। तो जो बच गया वो वन वन इंटू होगा। देखो बिल्कुल आसान है एकदम, जो हमने पहले पढ़ा है उसी का एप्लीकेशन है। मेनी वन इंटू क्या है, मेनी वन भी होना चाहिए, इंटू भी होना चाहिए। देखो तो हमने क्या कर सकते हैं, मेनी वन इंटू के लिए मेनी वन में से, कंप्लीट मेनी वन में से जितने मेनी वन है उसमें से आप क्या करो, माइनस कर दो, किसको, मेनी वन ऑन टू को माइनस कर दो, है ना। कुछ नहीं यार, जो हमने ऊपर पढ़ा है ना, ये 1 2 3 4, इसको इस्तेमाल करोगे ना तो आपका ये आ जाएगा 9th। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। मेनी वन में से मेनी वन ऑन टू निकाल दो, ठीक है। अच्छा इसको और ऐसे भी कर सकते हैं क्या, देखो हम इंटू में से अगर हम वन वन इंटू निकाल दें तो भी हो जाएगा, ठीक है। देखो तो 5 से लेके 9 तक तो बहुत आसान था। अब थोड़ा उसके ऊपर आते हैं, थोड़ा ऊपर से शुरू करते हैं। सबसे पहले टोटल फंक्शन, कि टोटल फंक्शन कैसे निकालेंगे, कि टोटल फंक्शन कितना है, ठीक है। चलो इसको इस तरह से देखते हैं कि एवरी एलिमेंट, देखो एवरी एलिमेंट इन, देखो टोटल एलिमेंट ध्यान से देखना, टोटल एलिमेंट इन डोमेन इज डी, टोटल एलिमेंट जितने ये डी हैं। और हम लोगों ने फंक्शन होने की क्या क्राइटेरिया पढ़ा था, फंक्शन होने के हमने क्या क्राइटेरिया पढ़ा था, मैं यहाँ कॉर्नर में बना रहा हूँ, कि अगर इसमें 2 एलिमेंट हैं तो दोनों जुड़े हुए होंगे। देखो दोनों जुड़े हुए होंगे, चाहे एक से जुड़े हुए उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, या ऐसे हो सकता है या ऐसे जुड़े होंगे, पर 2 हैं तो 2 जुड़े हुए रहेंगे, अगर 3 है तो तीनों मैप्ड रहेंगे, 4 है तो चारों मैप्ड रहेंगे। इसमें डी एलिमेंट्स हैं, तो सबको सबसे पहले फंक्शन बनने के लिए क्या करना है कि सारे के सारे मैप होने चाहिए। मैप होंगे तभी तो हम करेंगे, मैप होगा ही नहीं तो हम करेंगे कैसे, ठीक है। अच्छा मैप होने के चॉइसेस कितने हैं, देखो अब मान लो इसमें 1 2 3 4 एलिमेंट है, ठीक है। ये सेट ए है, ये सेट बी है मेरा, मान लो इसमें भी 4 एलिमेंट। अब ध्यान से देखना, डेफिनेशन फॉलो करेंगे फंक्शन का। देखो ये भी इससे रिलेट हो सकता है, ये भी इसके पास जा सकता है, ये भी इसके पास जा सकता है, ये भी जा सकता है। देखो तो इसमें तो सी एलिमेंट्स है, देखो इसके पास कितने चॉइसेस हैं, देखो सबके पास कितने कितने चॉइस है, बस देखते चलना। अब हम कलर चेंज करके ब्राउन में, अब देखो फिर से इसके पास, ये सेकंड वाले के पास जा सकता है, ये भी सेकंड वाले के पास, ये भी सेकंड वाले के पास, ये भी, फिर क्या ग्रीन ले लेते हैं, अगेन ये सी के पास, ये थर्ड वाले में जा सकता है, देखो, और फोर्थ। देखो तो अगर 4 एलिमेंट था, तो 4 एलिमेंट अगर सेट बी में था तो सेट ए के हर एक एलिमेंट को 4 चॉइस थे, है ना। अगर 2 एलिमेंट होता तो 2 चॉइस होते। तो इसमें कितना है, सेट बी में सी एलिमेंट्स है, हमने माना है लेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन इन सी, लेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन इज डी। तो यहां पे जितने एलिमेंट्स हैं सबको सी चॉइसेस मिले पड़े, ठीक है। तो ये देखो अभी अगर मैं इसका टोटल निकालना चाहूं, इसको भी देखो 4 है, इसको भी देखो 4 है। ईच एलिमेंट इन सेट ए हैज 4 चॉइसेस, 4 ऑप्शंस। इफ वी कंसीडर दैट सेट ए हैज 4 एलिमेंट एंड सेट बी ऑल्सो हैज 4 एलिमेंट। अगर 3 होता हम बोलते ईच एलिमेंट इन सेट ए हैज 3 चॉइसेस, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया,
इसका मतलब हो गया कि टोटल फंक्शन कितना हो गया, टोटल फंक्शन कितना हो जाएगा मेरा, सी टू द पावर डी। देखो एवरी एलिमेंट इन सेट ए हैज सी चॉइसेस, सो सी 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 कितने टाइम्स होगा, डी टाइम्स होगा। देखो एवरी एलिमेंट इन सेट ए हैज सी चॉइसेस, सो देखो सी जितने एलिमेंट है, अब हमारे पास डी एलिमेंट है, चलता रहेगा, सी सी चॉइसेस है, कब तक चलेगा ये, डी टाइम्स तक चलेगा जितने एलिमेंट्स हैं। तो क्या लिख सकते हैं इसको, सी टू द पावर डी। ठीक है, टोटल फंक्शन के लिए जब भी टोटल फंक्शन हमने निकालना हो तो सी टू द पावर डी। सी क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, डी क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। इस तरह से इसको याद रखना है, ज़्यादा आसान होगा समझने में। ठीक है, चलो वन वन फंक्शन क्या है, वन वन फंक्शन क्या है, देखो वन वन फंक्शन और मेनी वन फंक्शन, इनटू ऑन टू, सबका हमने कंडीशन याद करो, हमने पढ़ा था। तो वन वन फंक्शन में क्या है, वन वन फंक्शन का कंडीशन क्या होता है वो याद करो थोड़ा। कंडीशन ये होगा कि c हैज़ टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू d, यही कंडीशन है। इसका मतलब क्या हो गया, देन देखो c इंटू डी फैक्टोरियल, एनसीआर के फॉर्म में लिखा गया। ठीक है, अच्छा ऑन टू फंक्शन के लिए, ऑन टू फंक्शन के लिए c, ठीक है। तो लेकिन इसका पंगा क्या है, देखो इसका पंगा क्या है कि इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, दिस इज नो डायरेक्ट वे, इसका कोई डायरेक्ट वे है नहीं। और वन वन ऑन टू क्या है, वन वन और ऑन टू मतलब जितने ही ए में एलिमेंट है उतने ही बी में भी एलिमेंट है ना। तो इसका क्या हो गया, सी जो है वो डी के बराबर हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, आइदर आप सी फैक्टोरियल ले लो और डी फैक्टोरियल ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अच्छा इसको हम स्टार मार्क करते हैं कि डायरेक्ट वे नहीं है, तो उसको हम करेंगे कैसे वो हम सीखेंगे। पहले फिलहाल फिर से एक बार रीब्रश करते हैं सबको। देखो टोटल फंक्शन सी टू द पावर डी, सी क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, और डी क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। तो डी क्या हो गया, डोमेन हो गया हमारा, है ना, डी तो डोमेन हो गया। वन वन फंक्शन क्या है, सी, ये सी क्या है, एनसीआर एनपीआर वाला ये सी है। ठीक है, ये सी क्या है, ये एलिमेंट है, ये दोनों सी और डी एलिमेंट है, इंटू डी फैक्टोरियल। ऑन टू फंक्शन सी इज लेस देन इक्वल टू डी, इसका कोई डायरेक्ट रास्ता नहीं है, तो कुछ निकालते हैं, कुछ उपाय करते हैं, जुगाड़ लगाएंगे। फिलहाल वन वन ऑन टू सी बराबर होगा डी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ऐसा होता है ना। देखो इसमें भी दो एलिमेंट्स हैं, इसमें भी एलिमेंट है, एक से एक का रिश्ता और कोई बी में बचेगा नहीं, यही तो था ना। नहीं समझ में आ रहा है वन वन ऑन टू क्या होता है, मेन्यू वन क्या होता है, तो आप जाओ फंक्शंस वन पढ़ो, फंक्शंस वन देख के आओ, फिर आपको क्लियर कट समझ में आएगा। मेन्यू वन क्या है, टोटल फंक्शन में से ये तो हमने देख रखा है, बहुत आसान है। ठीक है, ये सारा हो गया। अब हमने एक बार क्या देखना है ना, हम फिर से एक बार जरा ऑन टू फंक्शन को देखते हैं। देखो मान लो सबसे सिंपल तरीका है, ये सेट ए है, ये सेट बी है। मान लो कि कुछ इसमें नोटबुक्स हैं, ठीक है, और इसमें कितने स्टूडेंट्स हैं, जिसमें हमने नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग, लेट्स से कितने तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स से नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग डी नोटबुक्स, क्योंकि इसमें एलिमेंट डी है, अमंग सी चिल्ड्रन, नंबर ऑफ ways of distributing D notebooks amongst C children। ठीक है, अच्छा देखो ध्यान से देखो, सो दैट कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, सबको कम से कम एक मिलना चाहिए। एटलीस्ट वन। ठीक है, देखो देखो इसके कितने तरीके हो सकते हैं, इसको हम कैसे कैसे कर सकते, एटलीस्ट वन है ना। तो देखो इसको या तो हम इस तरह से कर सकते हैं, मान लो ये हो गया, हमने क्या, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग डी नोटबुक्स, इसमें डी एलिमेंट्स है,
ये एलिमेंट है, ये सारे नोटबुक हैं, ठीक है। इधर सारे स्टूडेंट्स, कम से कम एक मिलना चाहिए। एक तो तरीका ये हो गया आपको, तो फंक्शन के डेफिनेशन को नहीं छोड़ना है आपने, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मान लो नोटबुक हमारे पास 3 ही है और ये हमारे पास, और तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि दोनों में, देखो पहले कंडीशन में क्या लिया हमने कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो D है दैट इज़ ग्रेटर देन C। सेकंड कंडीशन में क्या ले रहे हैं कि D इज़ लेस देन C, और थर्ड कंडीशन क्या लेंगे कि D इज़ इक्वल्स टू C। D मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B, C, ठीक है। जब ऐसा कुछ होगा, जब कुछ ऐसा होगा, ठीक है, व्हेन D मतलब सेट A में जो एलिमेंट्स हैं वो सेट B के एलिमेंट से जब कम होंगे तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको? देखो, ठीक है, ये देखो 1 2, जस्ट एग्जाम्पल के लिए 5 मान लो इसमें एलिमेंट है, इसमें 3 एलिमेंट है, ठीक है। तो देखो कैसे कैसे कर सकते हैं, ये इसको जा सकता है, ठीक है, सबके पास देखो ये इसको भी जा सकता है, ये इसके पास जा सकता है, देखो ये सेम वही चीज़ हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 5C3 × 3 फैक्टोरियल, इनका सोल्यूशन ये निकल गया। अच्छा 1 1 अगर रहा, दोनों बराबर रहा, इसका मतलब क्या हो गया 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। हमें क्या समझना चाहिए कि आपका जो टोटल फंक्शन है, अब देखो इसको अगर हम समरी करें, इसमें D एलिमेंट्स है, इसमें C एलिमेंट्स है, ठीक है, और हमने क्या डालना है कंडीशन, ईच एलिमेंट हैज़ C चॉइसेस, है ना। ईच एलिमेंट इन सेट A हैज़ C चॉइसेस। देखो अब एक इधर से भी जा सकता है, मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं, कैसे भी रिश्ता बन सकता है। तो जो जैसा कंडीशन होगा, जैसा क्वेश्चन होगा, आपको उस हिसाब से आपको लिखना है जब पूछा जाए स्पेसिफिकली किसके बारे में, ऑन टू फंक्शन के बारे में। ऑन टू फंक्शन के अलावा जितने भी हैं बिल्कुल सेट हैं, आपको कुछ भी नहीं करना है, एकदम आराम से आसानी से बन जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट फंक्शन की तरफ आ जाते हैं, कॉम्पोजिट फंक्शन। कॉम्पोजिट फंक्शन एक्चुअल में अब तक जितने भी हमने फंक्शन पढ़ा ना, वो फंक्शन को हम किसी न किसी वेरिएबल के फॉर्म में या यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन के टर्म्स में ऐसा कुछ पढ़ा। अभी तक हमने फंक्शन को फंक्शन के रिस्पेक्ट में नहीं देखा, ठीक है। तो अभी कोशिश करते समझने की। लेट्स से कि हमारे पास f(x) जो है दैट इज़ x² + 2 है। ध्यान से देखना, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे f0 निकालना चाहता हूँ, f0 मतलब क्या हो गया कि वी आर टेकिंग x का वैल्यू 0, है ना। x का वैल्यू 0 हो गया तो कितना हो गया 0² + 2 दैट इज़ 2। f1 लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा 1² + 2 दैट इज़ 3। कुछ भी x के बदले हम जो भी लिखना चाहें, f(-3) लिख देंगे तो -3 का स्क्वायर + 2 11। f(π) लिख दोगे तो दैट वुड बी π का स्क्वायर + 2, ठीक है। इसी तरह अगर हम f(g)(x) लिख देते हैं तो ये g² x + 2 हो जाता है। अब देखो ये क्या है, ये है क्या, f(x) g(x) के किसी रिस्पेक्ट में आ गया, ठीक है। अप टिल नाउ अभी तक क्या होता था, इनपुट ऑफ अ फंक्शन वाज वेरिएबल। देखो इनपुट वेरिएबल हो रहा है, देखो, बट अब क्या हो रहा है कॉम्पोजिट फंक्शन में, इनपुट क्या हो गया, एक दूसरा फंक्शन ही हो गया। फंक्शन को फंक्शन के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। देखो अभी तक क्या था, ये सारे देखो कुछ ना कुछ इनपुट था और हमारा आउटपुट आ रहा था। यहाँ पे चेंज हो गया, यहाँ पे फंक्शन के रिस्पेक्ट में एक फंक्शन ही है, इनपुट में आउटपुट में भी यही है। इसी को बोलते हैं कॉम्पोजिट फंक्शन। जब एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में आ जाए तो उसको हम बोलते हैं कॉम्पोजिट फंक्शन। इसको समझना बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा ही आसान है। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो f(x) x⁴x + ln(x) है और g(x) जो है वो e⁴x + sin x है, ठीक है। अच्छा ये यूनिफॉर्मली डिफाइंड है। अभी आप लोगों को शायद मैंने नहीं बताया कि यूनिफॉर्मली डिफाइंड और नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, तो मैं आपको बताऊंगा। मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ, यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन और
नॉन यूनिफॉर्मली, शायद मैं जब मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा रहा था ना तभी बताना चाहिए था, नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन। तो अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए ये दो फंक्शन है, इसके दो अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म फंक्शन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन क्या होता है, और दोनों का ही कॉम्पोजिट निकालने के तरीके अलग होते हैं, ठीक है। इसलिए हमें पहले जानना पड़ेगा कि यूनिफॉर्म क्या है, नॉन यूनिफॉर्म क्या है, उसके बाद हम देखेंगे। देखो पहले यूनिफॉर्म फंक्शन की बात कर ही लेते हैं। यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन या यूनिफॉर्म फंक्शन या यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन एक ही बात है। मान लो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स है, ठीक है, वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर, ये एक यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन है। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स, दो वैल्यू एक्स स्क्वायर एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, और दिस इज व्हेन एक्स इज लेस देन ज़ीरो, एक्स इज लेस देन ज़ीरो, ये नॉन यूनिफॉर्म। तो जब हम इंटरवल में, जब किसी भी इंटरवल में जाके, अलग अलग इंटरवल में जाके अगर डेफिनेशन चेंज हो रहा है, ठीक है, अलग अलग इंटरवल में एक ही वेरिएबल का, एक ही फंक्शन का डेफिनेशन अगर चेंज हो रहा है, तो हम उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। उसमें क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन में नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन, IIT JEE में आजकल पूछते हैं सब चीज़ें, मतलब थ्योरी नहीं पूछते हैं, इनका एप्लीकेशन पूछते हैं। क्वेश्चन आपको जनरली इस तरह के दे देंगे, आपको डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाओगे कि क्या है, अगर यूनिफॉर्म है कि यूनिफॉर्म है तो थोड़ा दिक्कत होगा बनाने में। तो नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि डेफिनेशन ऑफ फंक्शन चेंजेस एज पर डिफरेंट सेक्शन ऑफ डोमेन, ठीक है। अलग डोमेन के अलग अलग अंतराल में उस फंक्शन की अलग अलग परिभाषा हो जाता है, उसको बोलते हैं हम नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन। जिसका ऐसा नहीं होता है, जिसका डेफिनेशन एक ही रहता है, जिसका डेफिनेशन चेंज नहीं करता है, उसको बोलते हैं हम यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। तो अब जरा क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन है हमारा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स टू द पावर एक्स प्लस ln x g ऑफ एक्स ई टू द पावर x प्लस साइन ऑफ x। अब देखो यहाँ से चीज़ें, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आप बताओ f ऑफ g ऑफ x कैसे लिखते हैं, हाउ डू वी फाइंड f ऑफ g ऑफ x, इसी को कॉम्पोजिट फंक्शन बोलते हैं। देखो बहुत आसान है, बस थोड़ा फोकस बना के रखना है। देखो f ऑफ g ऑफ x है ना, f ऑफ x के बदले है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम देखो ये gx की हमें वैल्यू दिया हुआ है, gx किसकी जगह पे है, देखो यहाँ पे gx किसकी जगह पे, ये f ऑफ x था, x की जगह पे gx आ गया, तो हम क्या करेंगे, पहले gx को लिखेंगे। कैसे लिखेंगे gx को, देखो हम लिखेंगे जहाँ जहाँ पे gx है, हम gx का डिफाइन करना शुरू करेंगे। देखो f ऑफ g ऑफ x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा g ऑफ x मेन फंक्शन में, यहाँ नहीं, देखो मेन फंक्शन में g x के बदले जी एक्स है, तो x के बदले क्या आ गया, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे आप लिखते चलो, ठीक है। x के बदले g ऑफ x, थोड़ा मैं नीचे करके लिखता हूँ, हाँ यहाँ लिखते हैं f ऑफ g ऑफ x, कैसे लिखेंगे, x के बदले gx आया है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम gx की डेफिनेशन लिखते जाएंगे, जहाँ जहाँ आया है, ठीक है। तो क्या है देखते हैं, यहाँ पे है हमारा x, देखो हम शुरू करते हैं g ऑफ x gx प्लस ln g ऑफ x। देखो x से f ऑफ x के बदले f ऑफ gx आ गया, f ऑफ 1 आता तो 1 टू द पावर 1 प्लस ln 1 लिखते, f ऑफ 2 आता तो 2 टू द पावर 2 प्लस ln 2 लिखते, f ऑफ अल्फा आता तो अल्फा टू द पावर अल्फा। x के बदले देखो क्या आया, x के बदले gx आ गया, और gx क्या है, gx ई टू द पावर x प्लस साइन x है ना। लेकिन अभी हम gx को नहीं लिख रहे, अभी हम किसको, हम x को लिख रहे हैं, तो जहाँ जहाँ x है, क्योंकि f के बदले gx आया, हमने gx लिख दिया, gx टू द पावर gx प्लस ln gx। अब हमें लिखना है gx की वैल्यू क्या है, तो देखो gx की वैल्यू क्या है, gx इज
ई टू द पावर एक्स प्लस साइन एक्स, अगेन ई टू द पावर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस ln ई टू द पावर एक्स प्लस साइन एक्स। देखो अगेन समझो, पहले f ऑफ x, देखो अगर यहाँ पे f ऑफ 2 होता तो हम क्या लिखते, 2 टू द पावर 2 प्लस ln 2। अच्छा 2 से मज़ा नहीं आएगा, रुको 2 को इरेज करते हैं, 2 बहुत थोड़ा फ्लैट एग्जाम्पल हो गया, तो थोड़ा कुछ और लेते हैं। मान लो हमें दिया हुआ है कि अल्फ़ा, हमें दिया हुआ है कि आप अल्फ़ा निकालिए, और मान लो दिया हुआ है समवेयर कि अल्फ़ा इज़ लेट्स से 2 कुछ भी 22, अल्फ़ा इज़ 22, और हमें निकालना है एफ ऑफ अल्फ़ा। तो हम क्या करेंगे, एफ ऑफ अल्फ़ा निकालना है ना, तो हम सबसे पहले एफ ऑफ अल्फ़ा करेंगे, तो ए अल्फ़ा टू द पावर अल्फ़ा प्लस ln टू अल्फ़ा हो जाता। अब हम अल्फ़ा की वैल्यू रखते हैं, तो 22 टू द पावर 22 प्लस ln 22, ये हो जाता है इसका आंसर, एफ ऑफ अल्फ़ा का आंसर। ठीक है, एग्जैक्टली हमने वही किया। इसमें क्या है, एक एक्स के बजाय, वेरिएबल के बजाय एक फंक्शन दे रखा है, तो हम लोगों ने क्या किया, पहले सबसे पहले हमने उसको फंक्शन के टर्म में डिफाइन किया, उसके बाद क्या किया हम लोगों ने, उसके बाद हम लोगों ने उसको वापस से जो वैल्यू था वो लगा दिया। ठीक है, चलो दूसरा ट्राई करते हैं, एक और ट्राई करो। ये तो मैंने एफ ऑफ जी एक्स का, उसी तरह सिमिलरली हम जी ऑफ एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। देखो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं, है ना। सोचो, अब की बार जी एक्स है, एक्स के बजाय क्या डाल दिया, एफ एक्स, एक्स के बजाय क्या डाल दिया, एफ एक्स। अरे एफ एक्स तो यहाँ है, ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, जी ऑफ एक्स। देखो जी ऑफ एक्स है, तो जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे हम एफ ऑफ एक्स लगा देंगे, जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे एफ ऑफ एक्स लगाओ। सबसे पहले काम, बहुत आराम से, ये क्या हो जाएगा, जी ऑफ एक्स होना चाहिए था, यहाँ पे ई टू द पावर एक्स है, यहाँ पे जी ऑफ एफ एक्स आ गया, तो आप एफ एक्स लगा दो, प्लस साइन ऑफ एफ एक्स हो गया। देखो कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या करना है, आपको एफ एक्स की वैल्यू दी गई है, आप एफ एक्स की वैल्यू बहुत आराम से निकालिए। एफ ऑफ एक्स कितना है, देखो एफ ऑफ एक्स आपको दिया गया है एक्स टू द पावर एक्स है, तो आप आराम से जाइए और आराम से बनाइए कि ये हो जाएगा आपको ई टू द पावर एक्स टू द पावर एक्स प्लस ln एक्स प्लस साइन। देखो जी ऑफ लिख रहे हैं, इसको इसका सिर्फ डेफिनेशन देखना है, लेकिन हम लिख किसको रहे हैं, जी के टर्म्स में, तो हम जी में फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे हम एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लगाएंगे, प्लस साइन एफ एक्स कितना है, एक्स टू द पावर एक्स प्लस ln एक्स। देखो ठीक है, इसी एफ ऑफ जी को हम एफ ऑफ जी भी बोलते हैं, फॉग, इसी को हम क्या बोलते हैं, जी ओ एफ, गॉफ। ठीक है, इसी तरह फॉफ और गॉग भी होता है। तो अब आप अपने से पॉज करो और देखो कि क्या आप एफ ऑफ एफ निकाल सकते हो और जी ऑफ जी एक्स निकाल सकते हो, गॉग और फॉफ निकाल सकते हो क्या, आराम से देखो। ठीक है, पॉज करो, देखो, फिर वापस आना, ट्राई करो 1-2 मिनट। ठीक है, तब तक मैं आपको बना रहा हूँ। एफ ऑफ एफ एक्स बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, अब तो एक्स के बदले एफ एक्स लगा दिए, तो कितना हो गया, एफ एक्स के ऊपर एक्स हो गया प्लस ln एफ ऑफ एक्स हो गया। अच्छा एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पता ही है मुझे, तो ये एक्स टू द पावर एक्स प्लस ln एक्स, एक्स टू द पावर एक्स प्लस ln एक्स प्लस ln एक्स टू द पावर एक्स प्लस ln एक्स। सिमिलरली जी ऑफ जी एक्स कितना हो गया, ई टू द पावर जी एक्स प्लस साइन जी टू द पावर एक्स। ठीक है, यहाँ अब अगेन जी एक्स का वैल्यू मुझे पता है, तो मैं लिख सकता हूँ ई टू द पावर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस साइन ई टू द पावर एक्स प्लस साइन एक्स। देखो बहुत आसान है। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले देखना है आपने जो भी फंक्शन पूछा गया है उसमें x के बजाय क्या पूछा है, तो जो भी x के बजाय पूछा है पहले आपने उसको रखना है, फिर उसको डिफाइन करना है। ठीक है,
सबसे पहले आपने उस वैल्यू को रखना है, सबसे पहले आपने नाम रखना है, उसके बाद आपने डिफ़ाइन करना है। पहले आपने नेम रखना है, फिर आपने डिफ़ाइन करना है। क्या करना है? पहले नेम रखना है, फिर आपने डिफ़ाइन करना है उसको। ठीक है, देखो आसान है। तो ये कॉम्पोजिट फंक्शन का हमने निकालना सीख लिया कि किस तरह से हम कॉम्पोजिट फंक्शन के यूनिफॉर्म फंक्शन को हम निकालते हैं, है ना। अब क्या रह गया? नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन सीखें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप इसको इतना रिवाइज करके रखना, और हम जब भी नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा तो आप उसमें नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन को भी आराम से देख लेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर योर टाइम, ऑल द बेस्ट गाइस।